हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 33 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के साइंस जो शिफ्ट बाई शिफ्ट जो पूछी गई थी, टोटल 135 शिफ्ट का। और ये है हमारा 1/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले हमने 32 वीडियो डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, उनके हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उनको शुरू से देखेंगे गाइस। तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप वर्ष 2019 की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी भर्ती की, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यूँ के यूँ रिपीट होने वाले हैं। विशेष रूप से दोस्तों न्यूमेरिकल है, वो तो आप देखना नंबर चेंज होकर यूँ के यूँ आने वाले हैं। मतलब अप्रोक्स 50% पिछला पूछा जाता है रेलवे में। और अगर TCS कंपनी अगर इसका पेपर लेगी तो आपको पता है NCERT यूँ का यूँ आएगा, और वही NCERT क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है इन क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाता है, और वीडियो पब्लिश करने तक 3 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। तो यार एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक विलियन में 320 ग्राम पानी है और उसमें 32 ग्राम नमक की मात्रा घुली हुई है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने आपको जब केमिस्ट्री कराई थी तो मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा यहाँ पर विलियन की सांद्रता 3 प्रकार से ज्ञात करना सिखाया था ना, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो वहाँ पर मैंने द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बताया था कि विलेय का भार, सूत्र बताया था विलेय का भार बटे विलियन का भार और गुणा में 100। तो यहाँ पर देखिए विलेय क्या होता है, वो पदार्थ जिसको घोला जाता है। किसको घोला जाता है? यहाँ पर नमक को, तो नमक ले लिया ऊपर। विलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, यानी घुलने वाला प्लस घोलने वाला, दोनों का योग। तो यहाँ पर देखिए 320 प्लस 32 कितना हो गया? 352। ठीक है, कितना हो गया? 352, और गुणा कर देना 100 को। ठीक है, यानी कि 3200 बटे यहाँ पर 352। तो आप इसको हल कर लेना, इसका आंसर आएगा कुछ 9 पॉइंट और कुछ 09% के समथिंग इसका राइट आंसर आएगा। 9 पॉइंट आप देख लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, आपको मैंने बता दिया इस प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस नियम के अनुसार अगर तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु संख्या के आधार पर करें तो और अच्छा है। मतलब किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि अगर हम तत्वों को उनका जो वर्गीकरण किया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई थी, तो सबसे पहले किसने ये कहा था कि अगर हम तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर आपको पता है डोबेरेनर आया था, मेंडलीफ आया था और न्यूटन आया था। इन तीनों ने परमाणु भार के आधार पर दिया था। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। लेकिन तो सबसे पहले आया था हेनरी मोजले, जिसने 1913 में ये कहा था कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत न करके परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर वर्गीकृत करें तो दोस्तों उनके गुणों में काफ़ी समानता मिलेगी। और इसी कारण से आधुनिक आवर्त सारणी है वो इतनी सफल रही। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी आई थी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। तो ये नियम है आधुनिक आवर्त नियम का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया तीनों में जनन कैसा होता है। अब देखिए अमीबा, पैरामीशियम ये आपके एक लिंगी एक जीवी वो एक कोशिका जीवी होते हैं, मतलब इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। अब दोस्तों इनमें जो जनन होता है ना वो होता है अलैंगिक। अब अलैंगिक में दोस्तों 6 प्रकार का जनन होता है। तो उसमें से बाइनरी जो विखंडन होता है, बाइनरी में क्या होता है, एक जो मूल आपका जनक होता है उससे आपके 2 अलग अलग संतान उत्पन्न होती हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, है ना। एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें समसूत्री विभाजन टाइप का। तो बाइनरी विखंडन इसको बोलते हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया इनमें क्या होता है दोस्तों? बाइनरी विखंडन। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विखंडन, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विखंडन। चलिए एक रिक्वेस्ट हो रहा था कि सर अब जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर दिया करें साथ साथ। तो मैं चलिए इन ऑप्शन को भी यहाँ पर जो भी अदर ऑप्शन है ना उनको भी यहाँ पर कोशिश करता हूँ एक्सप्लेनेशन करने की। देखिए पहला तो हो गया लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? जिसमें 2 अलग अलग जनक होते हैं, एक नर होती है एक मादा होती है, और उनसे जब क्रॉस होता है तब जाके नया जो बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। बडिंग क्या होती है गाइस? बडिंग इसको बोलते हैं मुकुलन हिंदी में। इसमें क्या होता है? आपके हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होता है? एक अलग से ऐसे निकलता है टहनी, फिर वो टहनी बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है, और फिर गाइस वो एक अलग पौधा का निर्माण ले लेती है। तो इसको बोलते हैं मुकुलन। इसको हाइड्रा में, ये आपके हाइड्रा में होता है। इसके अलावा एक होता है मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं बहुखंडन। इसमें क्या होता है? एक जीन, एक जो जनक होता है दोस्तों वो बहुत सारी संततियों में आपस में टूट जाता है, मतलब एक से बहुत सारे नए जीव का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं बहुखंडन। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा और सारे जो ऑप्शन है उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है कि विभवांतर और धारा के बीच यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इनके बीच रिलेशन है वो किसने दिया था? तो आपको पता था ओम नामक वैज्ञानिक आया था, उन्होंने ये कहा था कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I और V बराबर IR। ये ओम का फेमस नियम है, आपको पता होगा, ओम ने नियम दिया था V बराबर IR। और दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जीके है दोस्तों कंप्लीट आपको एक पीडीएफ बनाकर दे दी है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 2018 में जो भी 135 शिफ्ट हुई थी उनकी गाइज 1300 क्वेश्चन है, 1300 प्लस क्वेश्चन है, उनकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और साइंस की भी हम बहुत जल्दी आपको पीडीएफ है वो बनाकर दे देंगे। आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज डालता हूँ और टेलीग्राम पे बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तंत्र के द्वारा तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है? मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं, लिक्विड मैकेनिज्म पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में कौन सा तंत्र होता है जो गाइज उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं संवहनी तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहनी तंत्र, यानी कि वस्कुलर सिस्टम। अब देखिए और भी जो ऑप्शन है उनको मैं बताता हूँ। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके शरीर में कहीं भी चोट लगी, तो चोट कहाँ लगी आपको पता होता है ना, आपके मान लीजिए शरीर के किसी भी अंग पर कोई टच करता है तो आपको पता लग जाता है ना कि टच कहाँ पे किया है। मान लीजिए आपको कोई चींटी ने खा लिया, चींटी डस गई, तो आपको पता लग जाता है चींटी यहीं खाई है, या कोई आपके पेन चुभ होता है, सुई चुभ होता है, तो आपको पता लगता है कहाँ पर चुभा है। तो ये जो अनुभूति कराते हैं ना गाइस, उसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे न्यूरॉन होती हैं जो ये काम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र। ये क्या होता है? हमारे दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जन पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मल है, मूत्र है, ठीक है, पसीना है, तो इनको बाहर निकालने में ये तंत्र है वो मदद करता है। इसके अलावा श्वसन तंत्र होता है, हम जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उसमें मदद करता है कैसे कैसे किस किस चीज़ों में आपकी ऑक्सीजन जाती है, कहाँ कहाँ से जाती है। तो बायोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे आपको और डिटेल से इसके बारे में बताएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सी घटना के द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है? मतलब एक ही जनक से जब हम उनको उगाते हैं, वैसे तो एक ही जनक से बहुत सारे मेथड है, आपको पता है 5-6 मेथड है एक ही जनक से, द्विखंडन है, बहुखंडन है, बडिंग है, ठीक है, लेकिन आपके इसमें पूछा है कि उसमें रोग मुक्त रूप से उगाया जाए, मतलब कोई रोग नहीं हो, तो दोस्तों इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एक जनक होता है उसको लेकर यहाँ पर कृत्रिम विधियों से यहाँ पर नए पौधे का निर्माण किया जाता है गाइस, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना मेरे को एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं मिला, फिर भी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपसे पूछा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका गंध, जिनकी स्मेल जो होती है वो किसी अम्लीय यानी किसी एसिडिक और किसी क्षारीय यानी कि बेसिक माध्यम में ले जाने पर बदल जाती है ना, उनको क्या कहते हैं? मतलब आपके क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, मान लीजिए है ना, आप कोई भी स्प्रे लेके आए बाजार से, कोई सेंट लेके आए, तो उनमें खुशबू आती है, लेकिन अगर उनको किसी एसिडिक माध्यम में ले जाएंगे, मान लीजिए आपने उनमें अम्ल डाल दिया है ना, जो स्प्रे लेके आए थे, पार्क एवेंजर लेके आए थे, ठीक है, नेविया के लेके आए थे, जो भी लेके आए थे, फोग लेके आए थे, अगर उसमें आपने एसिड डाल दिया तो उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी, और अगर उसमें क्षार डाल दिया तो भी खुशबू चेंज हो जाएगी। तो आप सोचा ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को बोला जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसी इंग्लिश थोड़ी सी गलत है, इसकी अंग्रेजी है ऑल फैक्टोरी, है ना, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो संकेतक क्या होते हैं दोस्तों, संकेतक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल, क्षार, लवण इनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। अब दोस्तों संकेतक है ना दो प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक संसूचक ऐसे होते हैं जो प्रकृति में सीधे पाए जाते हैं, जैसे कि हल्दी होती है, प्याज होता है, लौंग होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, ठीक है, इनको कृत्रिम विधियों से हम बनाते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है, क्या होती है? नेफ्थलीन। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज, मेथिलीन ऑरेंज, क्या? मैथिलीन ऑरेंज, ये आपके आते हैं किसमें? सिंथेटिक संकेतक में। अब आ गया ये ऑल फैक्टरी संकेतक क्या होते हैं? ऑल फैक्टरी संकेतक ऐसे संकेतक होते हैं जो किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपनी जो गंध होती है दोस्तों उसको चेंज करते हैं, जैसे कि प्याज है, ठीक है, प्याज है, प्याज, उसके अलावा लौंग है, ठीक है, ये आपके होते हैं ऑल फैक्टरी संकुचक। ये क्या होते हैं गाइस? किसी भी अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपनी जो स्मेल आती है उसको चेंज कर देते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है लेकिन सिंपल सा है।
25 डिग्री सेल्सियस पर आपको विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दे रखी है। आपसे पूछा है कि बताइए कौन सा इसके बारे में सत्य है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ध्वनि की चाल पूरा आपको बताता हूँ किस किस माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी कितनी होती है। तो ये है गाइज वो लिस्ट जहाँ पर आपको जो ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में दी गई है। वैसे दोस्तों मैंने फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, लेकिन फिजिक्स में कुछ टॉपिक बचे हुए हैं ना, वो मैं आपको करा दूंगा थ्योरी वाले। तो फिजिक्स के मैंने सारे न्यूमेरिकल जो भी संभव है ना दोस्तों, वो सारे के सारे करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी से जो भी यहाँ पर बनते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो चाल होती है तो दोस्तों वो होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, ठोसों में एल्यूमिनियम की होती है, वो होती है 6420, निकल की 6040, स्टील की ये सब आपको दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक तो समुद्र आसुत जल की, तो आसुत जल की होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होती है दोस्तों? 316 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपसे, आसुत जल की तो 1498 दे रखी है और ऑक्सीजन की 316 दे रखी है। तो गाइस दोनों के दोनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों के दोनों कथन दे रखे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, रीजनिंग में टाइप इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, रीजनिंग में घुमा के, लेकिन है साइंस का क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि गति करते हुए एक कार है, विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और आगे से जबरदस्त हवा चल रही है जो आपकी कार को चलाने में रुकावट उत्पन्न करती है। मतलब आप कार ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी कार है, आप इधर जा रहे हो और यहाँ से आगे से हवा चल रही है जबरदस्त जो आपकी कार को रोकती है। तो आपसे पूछा है जो आपकी हवा जो होती है उसका कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, जीरो होगा, कैसा होगा? तो दोस्तों मैंने आपको जो कार्य कराया था फिजिक्स में, तब आपको बताया था कार्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वो होता है एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पर ये कोस थीटा के आधार पर ही वर्क 3 प्रकार का होता है। अगर यहाँ पर कोस का मान दोस्तों क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा गाइस? ये कार्य जीरो होगा। अगर एक दूसरे की समान दिशा में लग रहे हैं तो कार्य क्या होता है? धनात्मक। और अगर दोस्तों जो बल होता है एक दूसरे की ऋणात्मक दिशा में लग रहे हैं, यानी कि आपकी कार तो जा रही इधर और आपकी जो हवा लग रही इधर, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो ये कौन होता है? 180। तो यानी कि इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो दोस्तों देखिए एफ एस कोस थीटा होता है ना, तो कोस 180 होता है -1, तो क्या हो जाएगा? कार्य माइनस एफ एस। यानी दोस्तों कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। और ऐसे भी आप सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हैं बिना फॉर्मूले की, कि अगर आप कार से जा रहे हो तो सामने से अगर हवा चलती है तो आपकी कार की गति क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? तो आपको पता है सीधी सी बात है कम होगी, क्योंकि वो कार की गति को जाने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। तो कार्य क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। हवा के द्वारा जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि एक डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, उसमें प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है? अब दोस्तों मैं आपको कार्बन वाला चैप्टर आज से शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय है। तो वहाँ पर क्रिस्टलीय भी 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो उनमें से हीरा भी एक होता है। अब हीरा देखिए, पहले हीरे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हीरा आपकी प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हीरा। प्रकृति में मौजूद सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। और हीरे के बारे में आपको ध्यान रखना, हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या? हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से इस प्रकार से जुड़ा होता है। अब देखिए कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है और 4 के 4 आपके कार्बन जुड़े होते हैं। तो आप ये बताइए विद्युत धारा का चालन करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विद्युत धारा का चालन वही पदार्थ करते हैं, वही तत्व करते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन आपके हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा जो हीरा होता है उसमें 4 आपके कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो जुड़े होते हैं। मतलब कि एक कार्बन से 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और एक आपके बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जुड़ के एक बहुत प्यारी डिजाइन बनाते हैं हीरे की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है आपको केमिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल सीधा सा है। मैंने आपको जब अम्ल क्षार लवण के बारे में बताया था, एसिड बेस साल्ट वाला चैप्टर आप देखना गाइस, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया है। देखिए आपको 2 कथन दिए हैं, आपको पहचाने कौन से कथन सत्य हैं। देखिए पहला कथन दे रखा है, एक ऐसा अम्ल
जो पूरी तरह आयनित हो जाता है, उनके उदाहरण HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो क्या ये बिल्कुल सही है क्या? तो बिल्कुल सही है गाइस। मैंने आपको उस टाइम बताया था ऐसे अम्ल जो कि जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल के उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और दोस्तों ऐसे अम्ल जो कि जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं या टाइम लेते हैं आयनित होने में, उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और दोस्तों उनके उदाहरण CH3, COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गाइस, दोनों उदाहरण क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोनों उदाहरण क्या है? बिल्कुल सही है। इसको आपको ध्यान रखना है गाइस। आप और उस चैप्टर को देखेंगे, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी कि SI यूनिट क्या है आपकी शक्ति की। तो देखिए शक्ति की SI यूनिट होती है, आपको पता है वाट। क्या होती है? वाट। लेकिन यहाँ पर अगर हम किलो उसकी बात करें, जो ऊर्जा व्यय की बात करें, तो वो होती है किलोवाट। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी जो मात्रक होता है वो किलोवाट होता है। ठीक है, किलोवाट होता है, वाट भी होता है, लेकिन यहाँ पर वाट में ज़्यादातर जो मापा जाता है गाइज, ठीक है, वाट में आपके मापा जाता है शक्ति को। लेकिन अगर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आपके विद्युत यूनिट निकालते हैं, यूनिट जब भी निकालते हैं, ठीक है, मीटर की रीडिंग निकालते हैं, उसमें हम किलोवाट लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है गाइज? वाट। क्या होती है? वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके पिछले कई शिफ्टों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे होंगे डेली अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। ठीक है, ये हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे हैं पिछले 3-4 दिनों से। तो ये देखिए, एक हीटर है, उसके सिरों पर 60 वोल्ट का क्या है? विभवांतर है, यानी कि V का मान आपको दे रखा है 60 वोल्ट। ठीक है, इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, I का मान है 4 एम्पियर। ठीक है, अगर इसका विभवांतर पहले 60 था, 60 से बढ़ाकर 172.5 कर दिया जाए तो इसमें धारा का मान अब क्या हो जाएगा? अब दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो हीटर है, हीटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि हीटर के अंदर जो स्प्रिंग है वो है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम विद्युत की वो हीटर की जो स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसका जो आपका प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो यों का यों रहेगा, जो पहले था ना उतना का उतना रहेगा। तो हम निकाल लेते हैं प्रतिरोध, जो कि निकालते हैं ओम के नियम से, और ओम का नियम होता है गाइस V बराबर IR। तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो V बराबर है 60, I का मान है 4, तो यहाँ पर R का मान कितना हो गया दोस्तों? 15। ठीक है, R का मान हो गया 15। तो मैं लिख देता हूँ साइड में, R बराबर कितना हो जाएगा? 15 ओम। ठीक है, और अब आपसे बोला इसका विभवांतर बढ़ाकर 172.5 कर दिया, मतलब अब जो V का मान हो गया वो हो गया 172.5। तो आपसे पूछा कि I का मान क्या होगा? तो I का मान क्या होगा? ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो यहाँ पर V है 172.5 और यहाँ पर है 15। तो आपको इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, और यह आ जाएगा 225, तो 15। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.5। क्या आ जाएगा गाइस? 11.5। और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, आप चाहें गाइस चेक कर लेना। ठीक है, तो 11.5 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हैलोजन जो परिवार होता है, ठीक है, हैलोजन आपको पता है हैलोजन में क्या कहते हैं? FCl, Br, I और At। ठीक है, FCl, Br, I और At ये आपके हैलोजन में आते हैं। तो आपसे पूछा कि हैलोजन जो आते हैं इनमें कितने ठोस हैं, कितने द्रव हैं और कितने गैस है। तो दोस्तों ये आपके NCERT क्लास 9th और क्लास 10th इसमें आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आपके क्लास 12th केमिस्ट्री मिलेगा। तो मैं आपको चलिए क्लास 12th की केमिस्ट्री में ले चलता हूँ और बेहतर आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर ये 12th की केमिस्ट्री, अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं पेज नंबर 203 पर, और पेज नंबर 203 पर इसका राइट आंसर है। तो गाइज़ वैसे आपको NCERT 11th-12th की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपके समझ में नहीं आएगी और इसमें बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई 1-2 क्वेश्चन है वो 11th-12th से पूछ ले जाते हैं गलती से, लेकिन आपको ये चीज़ों को इग्नोर कर देना है। मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेनेशन करके, आप टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 203 पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए इसके भौतिक गुण देखते हैं। तो आप भौतिक गुण देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पष्टली लिख रखा है, फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं? गैस होते हैं, यानी कि F और Cl ये क्या होते हैं? गैस होते हैं। इसके बाद में ब्रोमीन क्या होता है आपके? ब्रोमीन क्या होता है आपके? द्रव। क्या होता है? द्रव। आयोडीन क्या होता है आपके? सॉलिड। और एस्टिडीन में क्या होता है? सॉलिड। तो यहाँ पर 2 तो क्या हो गए? सॉलिड। 1 द्रव हो गया और 2 गैस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तो सॉलिड हो गए। ठीक है, 2 तो सॉलिड हो गए, और अच्छा ऑप्शन ही नहीं लिखे मैंने, तो 2 तो क्या हो गए? सॉलिड। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। 2 आपके हो गए गैस, और 1 हो गया आपका क्या? लिक्विड। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, गलती से उन्होंने डाल दिया होगा, क्योंकि ये गाइस आपके 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और हो सकता है किसी अन्य स्टेट बोर्ड की बुक में हो, लेकिन NCERT में ये नहीं है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस होते हैं वर्ग संख्या 18 के तत्व, और वर्ग संख्या 18 के तत्व होते हैं आपके मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हीना, अगर कर, हीना, अगर कर और जीरो पे रन आउट। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको पीरियड टेबल के टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं। उसके अलावा पीरियड टेबल का फुल मैंने आपको याद कराने की ट्रिक भी बता दी, आप जाके देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है रेलवे की पाठशाला और पीछे लिख देना है पीरियड टेबल। सर्च करना है रेलवे की पाठशाला पीरियड टेबल, वीडियो पे अपना आ जाएगा ऊपर पर यूट्यूब पे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका राइट आंसर नहीं है, आपका जो क्लोरीन है वो इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए AR होता है, टाइपिंग एरर है, ऑप्शन नंबर 4 में AR। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समीकरण समय और स्थान के बीच संबंध को दर्शाता है। आप देखिए यहाँ पर जो न्यूटन था उन्होंने 3 समीकरण दिए थे। पहला जो समीकरण था वो था v बराबर u प्लस at, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ पर जो पहला था उसको वेग समय ग्राफ बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्थिति और समय। क्या बोलते हैं? स्थिति और समय। तो जहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी सूत्र को बोला जाता है इसका समय वेग ग्राफ। क्या बोलते हैं? समय वेग ग्राफ, समय और वो समय स्थान ग्राफ। क्या बोलते हैं? समय स्थान ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो अपने अपने शरीर में, यानी कि पौधों के अंदर क्या होता है, जब पानी ज़्यादा होता है पेड़ पौधे में तो उसका उत्सर्जन कर देते हैं, मतलब बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं यहाँ पर एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन, यानी कि उत्सर्जन। अब दोस्तों इसको एमिशन को करने के लिए पेड़ पौधों में रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंध्र, स्ट्रोमेटा, जो कि यहाँ पर इस कार्य को करते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र यानी कि स्टोमेटा। और दोस्तों स्टोमेटा होता है वो यहाँ पर एक कार्य और करता है, मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं गाइस वहाँ पर क्या होती है, पहले से पानी की कमी होती है, तो वहाँ क्या होते हैं जो रंध्र होते हैं वो ज़्यादातर बंद रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर पानी की कमी जो होती है उसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन दोस्तों नहीं हो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, एक वस्तु चल रही है, अगर उसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 120 जूल है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपको क्या दे रखी है गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो होती है 1/2 mv²। क्या होती है? 1/2 mv²। और इसका मान आपको दे रखा है, ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है 120। तो देखिए 1/2 mv² बराबर 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए mv² बराबर क्या हो जाएगा 240। 2 को इधर भेजेंगे तो आपको देखिए किसका मान पूछा है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो v आपको दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो m और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर हो जाएगा 240। तो m बराबर क्या हो जाएगा 240/16। तो m बराबर क्या हो जाएगा 240/16। तो इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा अप्रोक्स 15 आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको हल करना 15 किलो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इनकी SI इकाई क्या है दाब की। अब देखिए दाब होता है उसको मापते हैं प्रेशर में। किस में मापते हैं? प्रेशर में। ओम जो होता है वो होती है प्रतिरोध की, न्यूटन होती है वो होती है आपके बल की, डाइन होती है वो आपकी होती है किसकी? डाइन आपके बल की होती है, बल कि आपकी न्यूटन भी होती है और डाइन भी होती है, आपको ध्यान रखना है। और पास्कल होती है वो होती है दाब की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले सीरीज में गाइस यहाँ पर इकाई है ना वो बहुत ज़्यादा पूछी गई, तो मैं आपको नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ पर जो आपके मेन जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, मेन मात्रक है 30-40 दिन के ऊपर जो इनके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है यानी कि SI इकाई है, ठीक है, उनके बारे में आपको वीडियो बना कर दे दूंगा इंपॉर्टेंट का। तो जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि अभी इसके ऊपर वीडियो बनाना है या नहीं। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपसे पूछी है, तो चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। क्या होती है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है? मीटर, और समय क्या होता है? सेकंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम धातु को किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। मतलब क्या होता है गाइस, एल्युमिनियम धातु होती है वो प्रकृति के अंदर जब अशुद्ध मात्रा में पाई जाती है तो उसको शुद्ध कैसे प्राप्त करें, ठीक है, यानी कि शुद्ध कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम आपके क्या होते हैं गाइस, बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। तो आपको होता है बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत जल्दी केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा। धातुओं को यहाँ पर निष्कासित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो गाइस होता क्या है कि एल्युमिनियम जो होता है वो बहुत क्रियाशील होता है। तो और जो विधियाँ है ना, जैसे कि कार्बन के साथ इसको गर्म करना, ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करने, इसको बोलते हैं भर्जन। तो गाइस वो प्रक्रिया हम नहीं अपना सकते कार्बन के एल्युमिनियम के साथ, क्योंकि अगर एल्युमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे ना तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा, वो शुद्ध
मात्रा में नहीं बनेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक ही विधि है जिसको अपनाते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलीज। इलेक्ट्रोलीज का मतलब क्या होता है, आपके एल्युमिनियम के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो एल्युमिनियम हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही यहाँ पर एल्युमिनियम है उसको निष्कासित किया जाता है। क्यों निष्कासित किया जाता है, क्योंकि बहुत ही एक्टिव होती है, ठीक है। जिसके साथ इसको गर्म करेंगे ना, जब इसको निष्कासित करेंगे तो उसी के साथ ये मिल जाएगी। इसलिए गाइस इसको केवल विद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलीज के द्वारा यहाँ पर इसको अलग किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एल्युमिनियम का परमाणु भार आपको 27 दे रखा है, वो परमाणु द्रव्यमान आपको 27 दे रखा है, तो 81 ग्राम एल्युमिनियम में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मोल के बारे में आपको अलग से बना दिया है, बहुत डिटेल से आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है परमाणु संख्या 27 है, वो परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो आपको बताया था जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है ना उसमें 1 मोल होता है। कितना होता है, 1 मोल। यानी कि 27 ग्राम में क्या होगा गाइस, 1 मोल होगा। यानी कि 27 ग्राम में 1 मोल होगा। आपसे पूछा भी 81 ग्राम में कितना होगा, तो सीधी सी बात है, जब 81 गुणा 3 होगा तो कितने होंगे, 3 मोल होंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 मोल। ठीक है, इसको और बेहतर जानने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, मोल बराबर होता है कि आप सूत्र से भी कर सकते हैं, मोल बराबर होता है ग्राम में भार। इसका सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो ग्राम में भार क्या है, 81 और अणु भार कितना है, 27। तो ऐसे निकालेंगे तो आ जाएगा 3 मोल। क्या है, 3 मोल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यह है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूटन, ये गलत लिख दिया, न्यूट्रॉन है, आप देख लेना थोड़ा सा ना, न्यूट्रॉन है। तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करो। तो आपको बताया था मैंने यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था न्यूमेरिकल का, मैंने केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है उसका ये वीडियो बना दिया। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा इसका द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, उसी को बोलते हैं इनकी द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो 10 प्लस 17 कितने हो गए गाइस, 27। कितने हो गए, 27। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसको भी मैंने करा दिया है गाइस, साइंस तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा रखी है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। ठीक है, आप अगर उनको देख लोगे ना, मेरा वादा है कि आपके कुछ भी गलत नहीं होगा, और जो बायोलॉजी है वो भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो देखिए सघन माध्यम क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश की स्पीड कम होती है, और विरल माध्यम क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर डेंसर माध्यम से जब आपके स्पेयर माध्यम में जाएगा कोई भी, ठीक है, जब एंटर इन स्पेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर माध्यम से जब आपके स्पेयर मीडियम में जाएगा जब भी प्रकाश किरण, तो आपको ध्यान रखना, ये मान लीजिए ये आपका अभिलंब है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल, और यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है, मान लीजिए ये आपकी हवा है, एयर है, और यहाँ पर का वाटर है। ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये आपका सघन माध्यम है। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण यहाँ पर जाएगी ना, तो क्या करेगी, वो अभिलंब से दूर हटती है, और अभिलंब से दूर हटती है और इसकी स्पीड भी क्या होती है गाइस, बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना, जितना अधिक सघन माध्यम होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, जितना अधिक विरल माध्यम होगा गाइस उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और जब सघन से विरल में जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी गाइस, इंक्रीज होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस युग्म की अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ समान है। समान नहीं है, असमान है। आप देख लेना, थोड़ा एरर है, असमान है, मतलब किसकी जो ऐसा यूनिट है वो दोस्तों अलग अलग है। तो दोस्तों ऐसा यूनिट से ना इतने सारे क्वेश्चन बन गए। देखिए 4-5 क्वेश्चन आ गए 25 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, देखो पहला देखिए गति और वेग। तो दोस्तों गति और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इनका सेम होता है। दूसरा कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी जूल होता है और आपका ऊर्जा का भी जूल होता है, तो इस दूसरा भी सही है। देखिए चौथा देखिए विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी का मीटर होता है, लेकिन दाब और बल ये दोस्तों आपके अलग अलग होते हैं। दाब का तो होता है पास्कल और आपका बल होता है उसको होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा उत्तक मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, मतलब डेड सेल से कौन सा उत्तक बनाया जाता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था गाइज, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो गाइज होगा आपका क्या होगा, कोलेनकाइमा। मैंने आपको पहले बताया था कोलेनकाइमा उत्तक होता है, वो आपके पेट पौधों में जो कठोरता होती है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है, और ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन करता है अगला वीडियो और मेहनत के साथ बनाने के लिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।